वोट शेयर से शुरुआत करेंगे। 152 सीटों का जो वोट शेयर है उसमें बीजेपी 43.7, लगभग 44%। ध्यान से देखिए आंकड़े, बीजेपी 43.7। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत यहां पर 43.7%। और फिर याद दिला दूं, दिस इज द फर्स्ट फेज, पहले फेज का है। टीएमसी पीछे 41.9%, कांग्रेस को मिल रहे हैं 3.6%, अन्य के खाते में ज्यादा जा रहे हैं, अन्य के खाते में जा रहे हैं 10.8%। ये वोट जो परसेंटेज है वो आपको दिखा रही हूं, ये बंगाल टाइगर और सीटें आ गई हैं। ये देखिए अब आपके टीवी स्क्रीन पर, इस हिसाब से तो भाई 98 तक जा सकता है आंकड़ा। 88 से लेकर 98 सीटें, और सिर्फ ये पहले चरण की बात हो रही है। बीजेपी ने 2021 में इस चरण में जीती थी 59। इस 152 सीटों में से 2021 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने 59 जीती थी। वो आंकड़ा बढ़कर जो अभी नीचे आ चुका है 88 से 98, तो मतलब सेंचुरी लग सकती है क्या? अमन जरा दर्शकों को बता दे, बंगाल के पहले चरण का मेगा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 88 में से 88 से लेकर 98 सीटें, 152 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में फेज 1 में जाती हुई दिख रही है। दूसरे नंबर पर टीएमसी विच इज प्रोजेक्टेड एट 51 to 61 सीट्स, यानी 51 से 61 सीटों पर। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो केवल 2 से 4 सीटें यहां पर ला पाएगी। बीजेपी सारे जोन्स में एक्सेप्ट मालदा के अलावा सारे जोन में, खासकर मुस्लिम मेजॉरिटी में टीएमसी का दबदबा कायम दिखाई दे रहा है। देखिए उत्तर बंगाल की कूच बिहार, अलीद्वारपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा इलाके की सीटें हैं ये 152 सीटें। एक बार रिकैप कर लीजिए, उत्तर बंगाल की कूच बिहार, अलीद्वारपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा इलाके की सीटें हैं। दक्षिण बंगाल को अगर छोड़ दिया जाए, बीजेपी ने पिछली बार भी जो सीटें हासिल की थी 77, उसमें से 59 सीट्स पहले चरण में ही हासिल, जो इन्हीं 152 में से हासिल की थी। तो बीजेपी के लिहाज से, वैसे तो अमित शाह का दावा 110 का था, जो अमित शाह की तरफ से गृह मंत्री ने बताया पहले चरण में 110 ला रहे हैं हम, लेकिन अगर ये सब रहा तो ये क्या सेंचुरी पहले चरण में लग जाएगी? और लग गई तो क्या रोल रिवर्सल हो गया है? पिछली बार 93 सीट्स टीएमसी लेकर आई थी, ये पहले फेज की जब मैं बात कर रही हूं, और अराउंड 58 सीट्स जो हैं वो बीजेपी को आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी 88 से 98 सीटें यहां पर पहले फेज में लाती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी के पास 51 से 61 सीटें आ रही हैं। मेदिनीपुर जो इलाका है 56 सीटें जहां की है, बीजेपी वहां पर स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। 40 से 42 सीटें वहां पर मेदिनीपुर में। टीएमसी जो है वहां, ये शुवेंदु अधिकारी का एरिया है, टीएमसी वहां पर 14 से 16 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। जलपाईगुड़ी ये इलाका है 27 सीटों वाला, यहां बीजेपी डोमिनेट कर रही है 22 से 24 सीटें। नॉर्थ बंगाल का वो इलाका, फिर आप मालदा में आ जाइए, 49 सीटें हैं मालदा की, और टीएमसी इसी मालदा में लगभग 28 से 30 जो सीटें हैं वो लेकर आ रही है, और बीजेपी के पास केवल 16 या 18 सीटें यहां पर आ रही है। यहां पर आईएनसी भी बड़ी कंपिटिटिव दिखाई दे रही है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। और फिर आइए बर्धमान में, बर्धमान की 20 सीटें, और यहां पर ये देखिए नेवर इवन स्प्लिट, बीजेपी 11 से 13, टीएमसी 7 से 9 सीटें यहां पर लाते हुए दिखाई दे रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे समझिए 2021 में बीजेपी जो थी 59 सीटों पर, फिर 2024 का चुनाव जब हुआ था, 2024 लोकसभा चुनाव, वो मत भूलिए, इन 152 में नंबर बढ़ गया था 64, और अब अगर इसको देखा जाए तो नंबर पहुंच रहा 98 तक। बीजेपी का ग्राफ 2021 59, 2024 64, और अब बढ़कर ये पहुंचता नजर आ रहा है 100 के करीब, 88 से 98। टीएमसी 92 सीट्स जीती थी, जो रूबिका ने बताया, 92 सीट्स इन 152 में से। फिर 2024 में पहुंची थी 76, और अब ये अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वो रह जाएगा 51 से 61। बिल्कुल ठीक कहा, रोल रिवर्सल कह लीजिए। जो टीएमसी है, बीजेपी है, वो पिछले चुनावों में कहा जाए तो उधर बीजेपी थी, इधर टीएमसी थी। रोल रिवर्सल एक तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है, अगर ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट होता है तो। और एक और चीज महत्वपूर्ण हो जाती है अमन, वो ये कि ये जो 91.53% वोटिंग हुई थी, 91%, लगभग 92% वोटिंग हुई थी। सबने कहा कि भाई आजकल के हालात में ये देखा गया है कि जो सरकारें
कभी बीजेपी की किसी राज्य में हुआ करती थी, वहां बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई और बीजेपी की सरकार वापस आई। लेकिन यहां पर यह मामला ऐसा दिख नहीं रहा है। बदलाव के लिए एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि ये पूरी तरीके से फेवर में जाता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के। सारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मौमिता चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और विवेक श्रीवास्तव यहाँ लेफ्ट के लीडर हमको दिखाई दे रहे हैं। शहजाद पूनावाला, पहला फेज बाजी आप लोग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। एक ट्वीट पढ़ दूं शहजाद, एक ट्वीट। ये एक सुभाष है, उन्होंने पोस्ट किया है 100 किलो झालमुड़ी ऑर्डर कर दिए उन्होंने। ऐसा है कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी है। 10 सेकंड लूंगा रूबिका और अमन। एक समय था कि 49-50 इयर्स तक पश्चिम बंगाल में केवल हिंसा युक्त चुनाव हुए। 50 लोग मारे जाना, 100 लोग मारे जाना, 6-6, 7-7 फेज में पोलिंग। हम शो शुरू करें उससे पहले मैं खड़े होकर चुनाव आयोग को और हमारी जो सेना बल है उनको अपलॉड करना चाहता हूं कि 2 फेज में चुनाव, हिंसा मुक्त मैक्सिमम चुनाव, 10, 15, 20, 40 घटनाएं हुई होंगी। मुझे लगता है 2 से 3 हत्याएं भी नहीं हुई होंगी, एक भी नहीं होनी चाहिए। परंतु जिस प्रकार से मुझे लगता है हमारी सेंट्रल फोर्सेस ने, हमारे इलेक्शन कमीशन नहीं तो बादल जी भी ताली बजा देंगे, बादल जी भी खड़े हो जाएंगे। एक बार चुनाव आयोग के लिए ताली बजनी चाहिए। चुनाव आयोग, बादल देवनाथ भी नमन करिए भाई। चुनाव आयोग ने बंगाल को बर्बाद किया। चुनाव आयोग ने एक रुकिए भाई, इतना ये इतनी लंबा भाषण नहीं, मैंने सिर्फ चुनाव आयोग के लिए बोला था। आपको नहीं करना, बैठ जाइए। हाँ, आपको नहीं करना, बैठ जाइए। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, हो गया। बादल जी बैठ जाइए, आपके टर्न पर बोलिएगा, इतना मत गर्जिए, बैठ जाइए। हाँ शहजाद। देखिए सबसे पहले, और कम से कम जब हम सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं तो उसमें तो पॉलिटिक्स होना चाहिए। पर मैं आता हूं पॉइंट पर। देखिए ऐसा है कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल 4 तारीख को आएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं अमन और रूबिका, और अभी हमारे साथ तिवारी जी भी थे जिनका सर्वे आप दिखा रहे हो। दिशा सही है, इससे ज्यादा बड़ी जीत होगी। एक चीज और आप नोट कीजिए, हम लोग जब इस चुनावी फेज में गए तो 4 स्टेट्स 1 यूनियन टेरिटरी में हुआ। हमारे पास 1 स्टेट था ऐसा जहां पे हमारी हैट्रिक हो रही है। हम तमिलनाडु में आ रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, और हम लोग जो है बड़े पैमाने पे पुदुचेरी में भी आ रहे हैं। केरलम में हमारी ग्रोथ है। इसको मैं कहता हूं GRWM। GRWM का मतलब ये है कि हमारी तमिलनाडु में ग्रोथ, केरलम में ग्रोथ है, तमिलनाडु में रिटर्न है। हम बड़े मार्जिन से, W मतलब हम लोग जो है पुदुचेरी में फिर से वापसी आ रहे हैं, और बड़े मार्जिन से, बिग मार्जिन से, मेगा विक्ट्री के साथ बंगाल में आ रहे हैं। तो GRWM हो रहा है बीजेपी का। एक लास्ट बात से, केरलम में क्या, केरलम में ग्रोथ है। मैं बोल रहा हूं ना आपसे कि आपके एग्जिट पोल्स को मैं खारिज नहीं करना चाहता, पर मैं कह रहा हूं कि ये दिशा सही है। इससे बड़ी बम्पर जीत हमारी पश्चिम बंगाल में होने वाली है। और उसके एक मैं आपको मेन रीजन बताता हूं। जल्दी से, 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया ममता बनर्जी ने। एग्जिट होने का टाइम ममता बनर्जी का आ चुका है। लोगों ने एक मैंडेट दिया, जनता वर्सेस ममता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बादल देवनाथ, ये जो 30 सेकंड नहीं, आप आराम से 50 सेकंड लीजिए, लेकिन कायदे से ये बता दीजिए 152 में से ये जब पहले फेज का एग्जिट पोल आ रहा है सर, ये कुल मिलाकर एकदम क्लीन स्वीप बीजेपी करती हुई दिख रही है। सबसे बड़ा बात है मैडम, इनको आपने बोला, आप दोनों ने बोला जब खड़े को ताली बजाने, मैं निर्वाचन कमीशन को मैं बोल रहा हूँ, आप जो ने किया है बंगाल के 200 को वो लोग मर गए। बीएलओ आत्महत्या किया है, और एसआर के इतना सारे लोग मर गए। मैं ताली बजाऊंगा निर्वाचन कमीशन का, ताली बजाने का समय 2,40,000 लोग तुम्हें सीआरपीएफ लगा दिया एक बंगाल में, एक ममता बनर्जी को हराने के लिए, और हम लोग ताली बजाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ 200 के ऊपर ममता बनर्जी को आंसू आएगा, और 200 के ऊपर, और 30 जो आंकड़ा आप लोग दिखा रहे हैं, और भाजपा को 30 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 30 से ज्यादा भाजपा को नहीं मिलेगा। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी का 100 के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है, और लोगों को बोलने दीजिए उनको। बंगाल में ममता बनर्जी, सर मैं सवाल ले रहा हूँ। जब बर्बाद किया है बंगाल को ममता बनर्जी का 100 के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसमें बचपन से सभी लोगों को बादल देवनाथ चुनावी भाषण नहीं, वोट पड़ चुका है, फायदा कुछ नहीं है। सुनिए ना बादल जी, आराम से, मोदी जी एक नफी नहीं दिया। ब्रेक लगाइए, एक करके हम सवाल इसलिए बिना लड़े भी बात कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है, डेरेक ओब्रायन ने आज वीडियो जारी करा था, मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे। इस एग्जिट पोल के हिसाब से अगर ये एग्जिट एग्जैक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इस्तीफा तो आपका बन रहा है। पॉइंट वाइज बात करते हैं ना। नहीं, इस्तीफा का कोई बात नहीं है। बात यह है, बंगाल के लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, ममता बनर्जी के सब 50 साल से
बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ है। लेफ्ट के समय में जबरदस्ती ये लोग जीते थे और साइंटिफिक रिगिंग करते थे, और ये आज मोदी जी वही किया बंगाल में, साइंटिफिक रिगिंग किया। बस दादा, बस ईवीएम के जरिए। दादा होल्ड ऑन प्लीज, एक सेकंड, ये रेटरिक का वक्त नहीं है, एग्जिट पोल के नतीजों का वक्त है दादा। बहुत टाइम मिलेगा हम लोगों को इस तरीके के रेटरिक्स करने का, तब आप बोल दीजिएगा, दीदी पर आप निबंध भी बोल दीजिएगा, भाषण भी दे दीजिएगा, सब सुन लेंगे। लेकिन पहले जस्ट वन, क्योंकि आपने विवेक को भी बुलाया। विवेक मेरा अच्छे मित्र है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरा अच्छे मित्र है, पर अब आपको विवेक को बुलाने का मौका नहीं मिलेगा। भाई केरल भी जा रहा है, भाई बचा क्या है ऑपोजिशन में, बताओ क्या बचेगा इंडिया में? राहुल जी निकोबार में, ममता जी पता नहीं बाहर, ममता जी बाहर, वो निकोबार और ये चोकोबार। नहीं अभी तो ये चोकोबार पे तो एग्जिट है, लेफ्ट चोकोबार, अब बाहर और वो निकोबार, ये तीनों बाहर हो गए। निकोबार, चोकोबार और बाहर। देश के अंदर है, चोकोबार देश के अंदर रहेगा, और ममता बनर्जी फराज किदवई, अगर यही एग्जिट अगर एग्जैक्ट में कन्वर्ट हुआ तो 4 तारीख को तो फिर लोकतंत्र संविधान सब खतरे में आएगा ही आएगा, वो तो मानकर चले। अगर यही एग्जिट एग्जैक्ट में कन्वर्ट होता है तो लोकतंत्र संविधान सब खतरे में आने वाला है मेरे ख्याल से।